कहानी की शुरुआत में हम एज कंपनी की लैब में मौजूद दो साइंटिस्ट को देखते हैं, टकर और मार्कले। ये दोनों टमाटर का इस्तेमाल करके एक सीरम बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस सीरम की खास बात यह होगी कि जो भी सीरम का इस्तेमाल करेगा उसे कभी भी कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद जब सीरम तैयार हुआ तो दोनों ने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया और टमाटर को दीवार पर फेंका, लेकिन टमाटर पूरी तरह कुचल गया। दोनों साइंटिस्ट ये देखकर मायूस हो गए। तभी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब तक सीरम नहीं बनेगा तब तक हार नहीं मानेंगे। अगली सुबह एक पिज्जा शॉप में एक जवान लड़का मैट तैयार हो चुके पिज्जा को मशीन से बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी पिज्जा जमीन पर गिरकर खराब हो गया। ये देखकर उसकी मां मिसेस बर्न्स गुस्से हो गई, क्योंकि मैट एक हफ्ते में 2 पिज्जा खराब कर चुका था और अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वक्त पर दूसरा पिज्जा बना दे। इसीलिए मैट की मां कहने लगी कि इस नुकसान का पैसा मैं तुम्हारी सैलरी से वसूल करूंगी। लेकिन मैट अपनी मां से कहने लगा कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ ऐसा मत करना। उसकी मां मान तो गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि तुझे बाहर खड़े होकर पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को अंदर बुलाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके वालिद किया करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैट को मजबूरन कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर जाना पड़ा, जहां टॉड नाम का एक लड़का, जो कि कॉलेज में काफ़ी मशहूर था, वो अपनी महंगी कार में पिज्जा शॉप के बाहर आया और फिर मैट को जलील करने लगा। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूजन भी थी, जिसे मैट भी मन ही मन में प्यार करता था, लेकिन बेचारा कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि सूजन को ये बात बता सके। इस बेइज्जती के बाद मैट ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, पर उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे वालिद अपने ख़ानदान को संभालने के लिए फ़ख्र से ये कॉस्ट्यूम पहनते थे, तुम्हारी अपनी दुकान है, बेइज्जती किस बात की। ये सुनकर मैट को फ़र्क पड़ना बंद हो गया और उसने पूरा दिन वो कॉस्ट्यूम पहने रखा। इस दौरान एज लैब में दोनों साइंटिस्ट्स जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुचला हुआ टमाटर अजीब से तरीके से दोबारा ठीक हो गया था। इस बात पर यकीन न करते हुए प्रोफेसर टकर ने फिर से टमाटर को फेंका और उसकी आंखों के सामने टमाटर खुद ब खुद पहले जैसे रूप में आ गया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसे सीरम को बना लिया था जिसने टमाटर को अमर बना दिया था। अब वो जल्द ही इसे इंसानों पर भी टेस्ट करेंगे। इधर मैट ने पिज्जा शॉप पर अपना काम खत्म किया और कॉलेज में अपनी क्लास के लिए निकल पड़ा, लेकिन पिज्जा शॉप पर लगातार काम करने की वजह से बेचारा मैट इतना थक जाता कि प्रोफेसर टकर की केमिस्ट्री क्लास में उसे बार बार झपकियां आती रहती। फिर जब क्लास खत्म हुई तो प्रोफेसर टकर ने मैट को जगाया और कहा कि अगर तुम्हें आगे जाकर कुछ करना है ना, तो क्लास में फोकस किया करो, और मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर दिमाग है तो लगाओ उसे। लेकिन मैट को कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं क्या ही कर लूँगा, सारी ज़िंदगी मम्मी के साथ पिज्ज़ा ही बनाना है। फिर प्रोफेसर टकर ने मैट से कहा कि लैब में एक पिज्ज़ा लेकर आना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी नई खोज दिखाना चाहता हूँ। मैट फौरन मान गया और कॉलेज से फ्री होने के बाद वो पिज्ज़ा शॉप में वापस आ गया और पूरे शहर में पिज्ज़ा की डिलीवरीज करने लगा। दूसरी तरफ एज लैब में कंपनी का मालिक मिस्टर क्राइसल दोनों साइंटिस्ट से बात करते हुए इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मांगने लगा। तभी प्रोफेसर टकर ने उन्हें एक टमाटर दिखाया और कहा कि इसे पूरी तरह कुचल दो। जब क्राइसल ने ऐसा किया तो टमाटर पूरी तरह बिखर गया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में बिल्कुल पहले जैसा हो गया। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि हमने सीरम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि किसी भी चीज़ के आकार को तबाह होने के बाद बिल्कुल पहले जैसा बना देने की ताकत रखता है। अब प्रोफेसर टकर का मानना है कि ये सीरम इंसानों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और इसकी मदद से बहुत सी बीमारियों का भी इलाज हो पाएगा। लेकिन क्राइसल इस सीरम को आर्मी को बेचना चाहता था, क्योंकि फिर हमारे फौजी का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन साइंटिस्ट इस बात से खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सीरम लोगों की मदद करने के लिए बनाया था, न कि जंग में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। प्रोफेसर टकर ने फैसला कर लिया कि मैं अपने बॉस के प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ शहर में मैट ने अपना काम तब तक जारी रखा जब तक वो अपनी आखिरी डिलीवरी नहीं कर देता, जो कि प्रोफेसर टकर की लैब में होगी। इस बेचारे को अंदाज़ा भी नहीं था कि मिस्टर क्राइसल ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जॉन को स्नाइपर्स की एक टीम के साथ साइंटिस्ट से सीरम चुराने के लिए भेजा था। जैसे ही मैट ने प्रोफेसर टकर को पिज्ज़ा पकड़ाया, दोनों को कुछ बदमाशों ने घेर लिया, जो कि लगातार सीरम और कभी ना खराब होने वाले टमाटर की मांग कर रहे थे। लेकिन प्रोफेसर टकर ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट मार्कले ने सब कुछ बदमाशों को थमा दिया और इंकशाफ किया कि वो भी मिस्टर क्राइसल के साथ मिला हुआ है। फिर मार्कले और सभी गुंडे वहां से चले गए, लेकिन रास्ते में उसने टमाटर को ज़मीन पर गिरा दिया और फिर सभी टमाटर के ठीक होने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब टमाटर ठीक नहीं हुआ तो मार्कले समझ गया कि टकर ने बिना किसी को बताए टमाटर बदल दिए होंगे। इसी दौरान प्रोफेसर टकर ने लॉकर से असली टमाटर और एक सिरिंज निकाली और अपनी जेब में छुपा ली। फिर प्रोफेसर टकर और मैट बिल्डिंग से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उनका सामना कुछ गुंडों से हुआ और बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिस वजह से प्रोफेसर को गोली लग गई और एक गोली मैट के कंधे को छूकर निकल गई।
इतना सब होने के बावजूद दोनों छत तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां टकर ने एक ऐसा इंजेक्शन मैट को लगाया जिससे उसके सारे जख्म पल भर में ठीक हो जाएंगे। फिर उसने मैट से कहा कि ये टमाटर खाओ, ये तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा और अब अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। आखिर में प्रोफेसर को गुंडों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसे कहा कि अगर जान बचानी है तो टमाटर हमें दे दो। लेकिन तभी टकर ने अपनी जेब से केमिकल की एक बोतल निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ और दुश्मनों के होश उड़ गए। लेकिन बदकिस्मती से प्रोफेसर अपनी चोटों से बच नहीं पाया। उसने मैट की आंखों के सामने ही अपनी जान गंवा दी। गुस्से में आकर मैट ने टमाटर खाने का फैसला किया। जॉन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मैट बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया। लेकिन गिरने के बावजूद मैट ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। गाड़ी चलाते हुए मैट खुद को बीमार महसूस करने लगा, साथ ही वो होश भी खो रहा था। उसने अपनी गाड़ी को फुटपाथ के बीच में रोक दिया। किस्मत से मैट बिल्कुल सूजन के घर के पास ही गाड़ी पार्क की थी। सूजन ने उसकी हालत देखकर उसे अंदर बुला लिया। फिर जब वो पानी लेने गई तो टॉड आ गया और पूछने लगा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो हमने पार्टी में बुलाया नहीं था। मैट ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन टॉड उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगा। यहाँ तक कि उसने मैट को मुक्का भी मारा, लेकिन मुक्का मारकर वो अपने ही हाथ की ऐसी तैसी करवा बैठा। फिर टॉड के दोस्त उसकी मदद के लिए आए, लेकिन मैट ने आसानी से उन्हें भी हरा दिया। एक को तो मैट ने पिंग पोंग टेबल पर ही फेंक दिया। इसके बाद मैट वहां से निकलकर अपने घर लौट आया, लेकिन टमाटर ने अपना असर नहीं छोड़ा। वो सोफे पर ही बेहोश हो गया। अगले दिन मैट अपनी माँ के साथ नाश्ता करने लगा तो उसने सोचा कि क्या मैंने कल जो टमाटर खाया था उसने सच में मुझे ताकत दी है। सबसे पहले उसने जलती हुई आग को अपने हाथ से छुआ और उसे रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर मैट ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके गाड़ी को हिलाने की कोशिश की। उसने बड़ी ही आसानी से गाड़ी को उठा लिया और यह साबित हो गया कि प्रोफेसर टकर सच कह रहे थे। इसके बाद मैट पिज्जा शॉप चला गया। यहाँ उसने टीवी पर अपने प्रोफेसर की मौत की खबर देखी। हालात को और बुरा बनाते हुए जॉन और उसके आदमी पिज्जा शॉप तक आ गए और उसकी माँ से पूछने लगे कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। ये देख करके उनमें से कोई भी पुलिस वाला तो नहीं लग रहा। मिसेस बर्न्स ने सबको चले जाने को कहा, क्योंकि बिना वारंट के कोई यहाँ घुसेगा नहीं, ठीक है। फिर जॉन जबरदस्ती अपने आदमी को अंदर भेजने लगा, लेकिन तभी मिसेस बर्न्स ने अचानक अपने बेसबॉल बैट से आदमी पर हमला कर दिया। तभी जॉन के आदमियों ने अपनी बंदूक उस पर तान दी और कहा कि चुपचाप बता दो तुम्हारा बेटा कहाँ है। किचन के अंदर से मैट ने ये सब देखा और अपनी माँ को बचाने के लिए वो अपने वालिद की वो कॉस्ट्यूम लेने चला गया। कुछ ही देर में जॉन और उसके आदमियों ने मिसेस बर्न्स के साथ धक्का मुक्की करते हुए किचन का सामान गिराना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक जॉन का एक साथी हवा में उड़ता हुआ नजर आया। जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा तो उनके सामने कॉस्ट्यूम पहने मैट था। मैट ने कहा कि मैं एक सुपर हीरो हूँ, मेरा नाम है पावर मैन। ये सुनते ही जॉन और उसके आदमी मैट पर हंसने लगे, ये कहते हुए कि तू सिर्फ पिज्जा मैन है और जैसा तेरा जिस्म है तुझे तो बिना लड़े ही हार मान लेनी चाहिए। लेकिन मैट ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सब पर हमला बोल दिया और जब एक गनमैन ने उस पर गोली चलाई तो गोली उसके सूट को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। गुंडों को हराने के बाद मैट ने जॉन को पकड़ लिया, जो ये कह रहा था कि तुम मेरे साथ लैब चलो। लेकिन मैट के दिमाग से अभी तक प्रोफेसर की मौत का गुस्सा गया नहीं था, इसीलिए उसने जॉन को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। लेकिन इस सब ने जॉन का पांव अवन की तरफ फिसल गया, जिससे उसका आधा चेहरा बुरी तरह जल गया। घबराहट में उसने अपने आदमियों को जल्दी से बुलाया और अपने जले हुए चेहरे का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास भाग गया। लड़ाई खत्म होने के बाद मैट अपनी मां को सीधा हॉस्पिटल ले गया और कुछ मिनट बाद मिसेस बर्न्स होश में आ गई और अपने बेटे से पूछा कि हुआ क्या। फिर मैट ने मां को पूरी कहानी सुना दी। ये सुनकर मिसेस बर्न्स ने फैसला किया कि सब कुछ सुलझने तक दुकान को बंद रखना ही बेहतर होगा और साथ ही उन्होंने मैट को बताया कि जब मैं बेहोश थी तो तुम्हारे पापा का एक सपना आया मुझे। मैंने उन्हें डिलीवरी मैन की कॉस्ट्यूम में देखा, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें बचा रहे थे। ये सुनकर मैट ने फैसला कर लिया कि वो पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम में ही लड़ेगा और वादा करने लगा कि अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करेगा, ना कि किसी गलत काम में। पास ही एक और हॉस्पिटल के कमरे में जॉन का चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि हमें तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से से गोश्त निकालकर तुम्हारे चेहरे पर लगाना होगा ताकि चेहरा ठीक हो सके। फिर जॉन ने आईने में खुद को देखा और उस पिज्जा बॉय के बर्बाद किए हुए चेहरे को देखकर गुस्से से भर गया। उसने कसम खाई कि मैं इस सुपर हीरो से बदला जरूर लूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जो कुछ भी हो रहा था उससे अनजान मैट पिज्जा शॉप बंद करने चला गया, क्योंकि माँ अभी भी हॉस्पिटल में ही है। तभी डिटेक्टिव मोजर वहां आया और मैट से कहने लगा कि पुलिस स्टेशन चलो। वहां पहुंचने के बाद मैट डिटेक्टिव को उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगा जब मिसेस बर्न्स पर गुंडों ने हमला किया था। मोजर ने उसे मास्क पहने हुए उस आदमी को भी दिखाया जिसने गुंडों को धूल चटा दी थी।
मूजर को शक था कि मैट ही पिज्जा मैन है, लेकिन मैट ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अकेला कैसे लड़ूंगा इतने गुंडों से। मेरी बॉडी देखकर आपको लग रहा है कि मैं अपनी माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले जा सकता हूं। डिटेक्टिव मोजर ने भी मैट को देखकर मान लिया कि हाँ, लग तो नहीं रहा, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं जांच जारी रखूंगा ताकि पता चल सके कि आखिर वो पिज्जा मैन है कौन। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैट प्रोफेसर टकर के फ्यूनरल पर गया। वहां वो सूजन से दोबारा मिला और पार्टी में हुई घटना के लिए माफी मांगने लगा, जहां उसने टॉड और उसके दोस्तों की पिटाई की थी। लेकिन सूजन ने कहा कि तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, उन्होंने पहले तुम पर हमला किया था, तुमने तो खुद को बचाया है, और टॉड की हरकतें बहुत बेकार थीं, मैंने उससे ब्रेकअप भी कर लिया। ये सुनते ही मैट के पेट में तो तितलियां उड़ने लगी। दोनों कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे। दूसरी तरफ मिस्टर क्राइसल प्रोफेसर मार्कली के साथ सीरम को वापस पाने के तरीकों पर बात करने लगा, लेकिन मीटिंग के बीच में जॉन अपने जले हुए चेहरे के साथ आ गया और उसने कहा कि वो पिज्जा मैन की ताकतें अपने लिए चुरा लेगा। इसके अलावा उसने कहा कि अब से मैं इस कंपनी का नया हेड हूं, मैं थक चुका हूं क्राइसल की बातें मानते मानते। ये सुनकर बॉस कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो क्या, लेकिन तभी जॉन ने अपनी बंदूक निकाली और क्राइसल को गोली मार दी। अपने बॉस को खत्म करने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गया और उसने खुद को कंपनी का नया लीडर डिक्लेयर कर दिया। साथ ही उसने अपना नया नाम बिग चीज रख लिया। जॉन ने सबसे पहले प्रोफेसर मार्कली से कहा कि पिज्जा मैन के जिस्म से सीरम निकालने का तरीका ढूंढो ताकि वो फॉर्मूला दोबारा बनाकर खुद पर इस्तेमाल कर सके। साइंटिस्ट ने कहा कि अपनी रिसर्च दोबारा देखने पर मैंने पिज्जा मैन की कमजोरी ढूंढ ली है। तंबाकू के पत्तों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया की वजह से ये धुआं टमाटर की बनावट पर असर करता है, जिससे पिज्जा मैन की ताकतें भी किसी काम की नहीं रहेंगी। बिग चीज ये सुनकर काफी खुश हुआ और उसने अपने आदमियों से कहा कि इस धुएं को हथियार में बदल दो ताकि वो पिज्जा मैन को पकड़ सकें। सब कुछ तैयार होने के बाद बिग चीज अपने गुंडों के साथ उस कॉलेज की तरफ निकल पड़ा जहां मैट पढ़ता था। इस वक्त मैट एक प्रोफेसर के साथ केमिस्ट्री क्लास में था। तभी वो खुद को अचानक बीमार महसूस करने लगा और फिर बाथरूम में चला गया। उसके बाद बिग चीज और उसके आदमी कॉलेज में घुस गए और प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को बंदूक दिखाकर धमकाते हुए मैट के बारे में पूछने लगे। सूजन ने जल्दी से एक मैसेज मैट को भेजा और बताया कि कुछ गुंडे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैट जल्दी से नजदीकी बाथरूम की तरफ गया और पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम पहन ली। अब मैट ने सूजन और अपने क्लासमेट्स को गुंडों से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। इस दौरान बिग चीज को क्लास में मैट तो नहीं मिला, लेकिन उसकी एक नोटबुक उसके हाथ लग गई जिसमें सूजन के लिए प्यार भरी चिट्ठियां लिखी हुई थीं। ये देखकर के लड़की कमरे में है, बिग चीज ने उसे कैद बनाने का फैसला कर लिया ताकि मैट को जाल में फंसाया जा सके। फिर सभी गुंडे लड़की को लेकर वहां से जाने लगे, लेकिन तभी पिज्जा मैन ने उनका रास्ता रोक लिया और बिग चीज से कहने लगा कि सूजन को छोड़ दो। तभी बिग चीज ने अपने आदमियों से कहा कि सिगरेट का धुआं छोड़ो, और जैसा प्रोफेसर मार्कली ने सोचा था वैसा ही हुआ। मैट ने अपनी ताकत खो दी। पिज्जा मैन धुआं बर्दाश्त ना कर पाया और जमीन पर गिर पड़ा। तब बिग चीज ने हुक्म दिया कि उसके जिस्म से सीरम निकाल लिया जाए और फिर अपने आदमियों से कहा कि उसे जान से मार दो। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, क्लास खत्म हो गई और सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासों से बाहर आ गए। फिर बिग चीज सूजन को लेकर वहां से निकल गया और अपने आदमियों को काम पूरा करने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही धुआं साफ हुआ, पिज्जा मैन की ताकतें वापस आ गईं और उसने एक ही हमले में सबको ढेर करना शुरू कर दिया। फिर मैट सूजन को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बिग चीज उसे अपने अड्डे पर ले जा चुका था। सूजन को कंपनी की लैब में बांधकर छोड़ने के बाद बिग चीज अपने साथियों के साथ एक मीटिंग में चला गया। मीटिंग में इन्वेस्टर्स ने उससे सीरम के बारे में पूछा। फिर प्रोफेसर मार्कली की मदद से डायरेक्टर ने उन्हें मैट के जिस्म से लिया गया खून दिखाया जिसमें सीरम मौजूद था। इसके साथ ही बिग चीज ने खुद पर एक छोटा सा सैंपल इस्तेमाल किया जिससे उसके चेहरे से जलने के निशान पूरी तरह गायब हो गए। लेकिन कुछ देर बाद वो निशान वापस भी आ गए, ये साबित करते हुए कि सीरम को पूरी तरह दोबारा बनाने के लिए उन्हें इस पर बहुत काम करना होगा। लेकिन फिर भी सामने वाली पार्टी के लिए सीरम का इतना नमूना काफी था। उन्होंने वादा किया कि अगर एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो गया तो हम इस प्रोजेक्ट पर पैसा जरूर लगाएंगे। मीटिंग चलती रही, तभी बिल्डिंग के बाहर मैट भी सूजन को बचाने के लिए पहुंच गया। लेकिन सबसे पहले मैट को एज के सिक्योरिटी गार्ड से निपटना होगा, इसलिए उसने कंपनी के डायरेक्टर तक पिज्जा पहुंचाने का ढोंग किया और उसका प्लान कामयाब हो गया। गार्ड ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। मैट ने अपनी पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम लिफ्ट में ही पहन ली और फिर जैसे ही वो बिग चीज के ऑफिस में पहुंचा तो सीधा उसकी तरफ बढ़ा और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गुस्से में पूछा कि सूजन कहाँ है। लेकिन बिग चीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहने लगा कि मेरे पास एक ऑफर है, वो मानोगे तो लड़की बच जाएगी। उसने वादा किया कि अगर तुम मुझे अपने खून के कुछ सैंपल्स दोगे तो मैं तुम्हारी सूजन को छोड़ दूंगा। सूजन के लिए परेशान मैट ने इस डील को मान लिया, लेकिन बिग चीज ने मौका देखकर अपने सिगार जलाई और पिज्जा मैन के चेहरे पर धुआं फूंक दिया। धुएं की वजह से पिज्जा मैन ने अपनी ताकतें खो दी और उसके बाद उसे जबरदस्ती एक खुफिया लैब में ले जाकर बंद कर दिया गया। जब मैट को होश आया तो उसने खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाया।
बिग चीज ने उसे थैंक्स कहते हुए कहा कि तुम्हारे खून से अब मैं बहुत सारा सीरम बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं कभी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ता। इसलिए उसने प्रोफेसर मार्कली से कहा कि खून निकाल लेने के बाद उसे जान से मार दो। मायूस होकर मैट ने उससे कहा कि सूजन को छोड़ देना ठीक है, लेकिन बिग चीज ने फिर से वार्निंग दी कि मैं सबूत छोड़ता ही नहीं छोटे। आखिरकार प्रोफेसर मार्कली ने खून के सैंपल्स ले लिए और फिर मैट को जहर देने की पूरी तैयारी कर ली। पिज्जा मैन का अंजाम अब करीब आ गया। लेकिन तभी 3 हथियारबंद पुलिस वाले लैब में घुस आए और उन्होंने सबको सरेंडर करने को कहा। तब पता चला कि बिल्डिंग में आने से पहले मैट ने डिटेक्टिव मोजर को मदद के लिए फोन कर दिया था। इसी वजह से पुलिस वक्त पर पहुंच गई और उन्होंने देर होने से पहले मैट को बचा लिया। लेकिन बिग चीज का हार मानने का इरादा नहीं था और लैब के अंदर फौरन फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी। वो दोनों बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़े, जबकि बिग चीज और मार्कली बिल्डिंग के अंदर छुपने के लिए भाग गए। तभी गोलीबारी के बीच में डिटेक्टिव मोजर ने मैट को स्ट्रेचर से निकाला और उसे अपनी गाड़ी में सूजन के साथ महफूज जगह पर ले गए। थोड़ी देर बाद मोजर ने अपनी टीम को गुंडों के पीछे जाने को कहा और 2 ऑफिसर्स ने लैब के अंदर प्रोफेसर मार्कली को ढूंढ लिया। पिज्जा मैन के खून के सैंपल का इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने सीरम के फॉर्मूला को इस्तेमाल किया और सोचने लगा कि अब वो अमर हो जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने टेजर से ही उसे गिरा दिया और ये साबित हो गया कि फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। लेकिन बिग चीज अभी भी उनके हाथ नहीं आया और अपने ऑफिस से वो लगातार पुलिस वालों पर गोलियां चला रहा था। बाहर गाड़ी के अंदर से मैट और सूजन रेडियो पर सब कुछ सुनते हैं और मैट कहता है कि मुझे पुलिस की मदद करनी होगी। लेकिन इससे पहले मैट ने खुद को एक जोरदार घूंसा मारा, ये देखने के लिए कि क्या उसकी ताकतें वापस आ गई हैं। लेकिन उसे एहसास हुआ कि धुएं का असर अभी भी उसके जिस्म पर है। मगर ताकत ना होने के बावजूद भी मैट चाहता था कि वो पुलिस की मदद करे और बिना अपनी ताकतों के भी मैट ने पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम पहनी और बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में पिज्जा मैन ऑफिस वाली मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन तभी बिग चीज ने उसकी बाजू में गोली मार दी। पुलिस ने फौरन पिज्जा मैन की मदद करनी चाहिए और तभी बिग चीज ने उनकी तवज्जो भटकने का फायदा उठाया और छत की तरफ भाग गया। जख्मी होने के बाद भी पिज्जा मैन ने हार नहीं मानी और बिग चीज का पीछा करने लगा, जो कि एक बिल्डिंग से दूसरी पर छलांग लगाकर भागने की कोशिश कर रहा था। मैट ने भी छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और बिल्डिंग के किनारे पर लटक गया। पिज्जा मैन को पूरी तरह लाचार देखकर बिग चीज ने उसे खत्म करने का फैसला किया और उसकी बाजू के जख्म पर दबाव डालने लगा। खुशकिस्मती से सूजन और डिटेक्टिव मोजर सही वक्त पर पहुंच गए और मोजर ने फौरन बिग चीज पर गोली चला दी। लेकिन वो फिर भी बचकर अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा और इतने में पिज्जा मैन उठ खड़ा हुआ और उसका पीछा करने लगा। पार्किंग में पहुंचते ही पिज्जा मैन ने कार के ऊपर से छलांग लगाई और अंदर बैठे बिग चीज ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। वो छत की तरफ गोलियां चलाने लगा, लेकिन पिज्जा मैन गोलियों से बचने में कामयाब हो गया। तभी अचानक बिग चीज ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए और पिज्जा मैन गाड़ी के सामने आ गिरा। जमीन पर पड़े पिज्जा मैन को देखकर बिग चीज ने गाड़ी उसकी तरफ तेजी से चला दी, लेकिन एक बार फिर डिटेक्टिव मोजर ने सही वक्त पर आकर अपनी गाड़ी बीच में अड़ा दी और पिज्जा मैन को बचा लिया। तमाम कोशिशों के बाद बिग चीज गाड़ी से निकला और उसने डिटेक्टिव मोजर पर बंदूक तान दी। साथ ही उसने सूजन को गाड़ी से बाहर खींच लिया और फिर उसे एक पिज्जा फैक्ट्री में ले गया। पिज्जा मैन भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। फैक्ट्री के अंदर जाते ही मैट ने देखा कि सूजन को बेल्ट से बांधा गया था, जो अब तेजी से कटने के लिए जा रही थी। बिना वक्त जाया किए पिज्जा मैन ने मशीन को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकतें वापस आ गई हैं। उसने अपनी ताकत से मशीन के सारे कंट्रोल्स तोड़ दिए और जब सूजन तेज धार वाली मशीन में गिरने वाली थी तो पिज्जा मैन फौरन बेल्ट की तरफ दौड़ा और उसने ऐन मौके पर लड़की को खींचकर उसकी जान बचा ली। अब सिर्फ बिग चीज का खात्मा करना बाकी था। पिज्जा मैन ने उसे फैक्ट्री के गोदाम में ढूंढ निकाला, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर बिग चीज ने उसे मनाने की कोशिश की कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि साथ मिलकर हम सीरम और ज्यादा बना पाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे दोनों। लेकिन पिज्जा मैन ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं प्रोफेसर टकर की कही बात नहीं भूला हूं। अपनी ताकत का इस्तेमाल मैं सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। ये सुनते ही बिग चीज ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन पिज्जा मैन ने फौरन पलटवार किया और उसे दूर धकेल दिया। लेकिन बिग चीज अब एक दूसरी मशीन की बेल्ट की तरफ जा गिरा और अब वो तेजी से बर्फ जमाने वाली मशीन की तरफ बढ़ रहा था। मैट उसे बचाने के लिए तेजी से दौड़ा, लेकिन वक्त पर नहीं पहुंच पाया और उसकी आंखों के सामने बिग चीज बर्फ के बड़े टुकड़ों में जम गया। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई और डिटेक्टिव मोजर ने सूजन की जान बचाने और मुजरिम को हराने के लिए पिज्जा मैन को मुबारकबाद दी। फिर पिज्जा मैन ने डिटेक्टिव मोजर को अपनी असली पहचान बता दी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। फिर मोजर ने मैट को मशवरा देते हुए कहा कि जुर्म से लड़ना हम पर छोड़ दो। आखिर में मैट सूजन को उसके घर छोड़ने गया और आखिरकार उसने सूजन को अपने दिल की बात बता ही दी। चलो, अपने हीरो को लड़की मिल गई, हो गई हैप्पी एंडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।